आप सभी का आज की YouTube क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अपन जो पढ़ रहे थे अभी तक वो पढ़ा था अपनों ने राजस्थान की पॉलिटी के अंतर्गत आपके जो भाग थे उन भागों का विषयवार अध्ययन, यानी संविधान के अंतर्गत भागों का विषयवार अध्ययन, जिसके अंतर्गत अपना जो भाग पढ़ चुके थे अपन वो कहाँ तक पढ़ चुके थे अपन, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 18 तक अपन पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत 18 के अंतर्गत वहां पर अपनों ने पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरा मौलिक अधिकार, पहला तो अपनों ने पढ़ा था समानता का अधिकार, अब दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों ये अनुच्छेद जो हैं, इसके अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी 19 से 22 तक आपके स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित क्या है दोस्तों, अनुच्छेद है दोस्तों। तो ये था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 का विषय क्या है वो लिख लीजिए, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, इसके बाद निर्बाध विचरण, एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलता है। अब दोस्तों इस अनुच्छेद 19 को कितने भागों में बांटा गया है तो वो भागों के बारे में पढ़ेंगे, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 19 के अंतर्गत अपने भारतीय लोगों को जो जो भी स्वतंत्रता दी गई है उनका उल्लेख अनुच्छेद 19 में मिलता है। यानी व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार भी मैंने बताए थे 7, तो यहाँ पर आपकी जो स्वतंत्रता जो मिली हुई है व्यक्ति को वो भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। तो यहाँ पर बढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 19(1) का जो भी स्वतंत्रता मिली हुई है वो सारी चीजें। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 19 का उपभाग है, अनुच्छेद 19(1) का जो जिसमें पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता निहित है वो है ए, दूसरा है आपका बी, वो भी सारे 19 से 1 ही है ना, 19(1) के ही, बी के बाद सी, डी, ई, सी के बाद डी, ई, एफ। यहां पर दोस्तों सारे क्या हैं आपके स्मॉल लेटर के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 19(1) का ए में क्या दे रखा है, तो यहां पर अभिव्यक्ति, एक बार दोस्तों नोट कर लीजिएगा, अभिव्यक्ति, बोलने, प्रेस और आरटीआई।
आरटीआई के बारे में जो दे रखा है, यानी बोलने की व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर अनुच्छेद 19(1) के ए में दे रखी। 19(1) का बी में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने। सी में क्या दे रखा है, संघ या संगठन। यानी संघ या जो भी संघ कोई भी यहाँ संगठन हो गया वो बनाने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को। यानी यहाँ पर इसके लिए एक शब्द उपयोग किया गया है, सहकारी समिति शब्द। सहकारी समिति। तो संघ या संगठन निर्माण, यानी आप कोई भी संघ या संगठन का क्या कर सकते हो, यहां पर आप निर्माण कर सकते हो। बात ये होगी। डी में क्या दे रखा है दोस्तों, देश में आवागमन की स्वतंत्रता। देश में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी देश में आप कहीं पर भी आ जा सकते हो। ई आता है आपका अगला, ई कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। अपवाद कहां पर है, अपवाद क्या था आपका, अब नहीं है दोस्तों। अब अपवाद लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर था आपका जहां पर आप जाके बस नहीं सकते थे। अगला एफ के अंदर क्या है, संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता। और अंतिम जी आपका कहा क्या है दोस्तों, तो जी में है आपकी कोई भी आजीविका, कोई भी आजीविका या व्यापार करना, ये यहां पर दे रखा है। तो दोस्तों ये था आपका अनुच्छेद 19 के बारे में जो भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है, 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है वो सारी यहां पर। लेकिन आपको दोस्तों पता हो संपत्ति का यानी अनुच्छेद 19(1) एफ में निहित संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, इसको कौन से संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, यहां से हटा दिया गया है। तो संपत्ति अभी स्वतंत्रता में नहीं आता है दोस्तों। तो ये थी यहाँ की इनके बारे में। तो पहला अभिव्यक्ति बोलने, प्रेस, आरटीआई की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन या सरकारी समिति जो शब्द है वो निर्माण करने की स्वतंत्रता है। देश में आवागमन, देश में आप कहीं पर भी आ जा सकते हो, कहीं भी बसने की, कहीं पर भी आप अब कहीं पर भी जाके रह सकते हो, आप कहीं पर भी मकान ले सकते हो, कहीं पर भी प्लॉट ले सकते हो। संपत्ति का स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी लेकिन अभी नहीं है। आप ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते हो, एक लिमिट होती है वो उतनी रखो, उसके अलावा जो संपत्ति रखोगे उसके लिए टैक्स जमा करवाना होगा। कोई भी आजीविका या व्यापार करने की, आप कल कुछ भी आपको लगता है कि मुझे दूध की डेयरी खोलनी है तो आप खोल सकते हो, आपको पानी पूरी की लारी खोलनी है तो खोल सकते हो, आप बड़ी 5 स्टार होटल खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो। वो आजीविका के लिए है, यानी आप कोई भी आजीविका चला सकते हो दोस्तों। तो इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो ये था आपका अनुच्छेद 19। लेकिन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये जो सहकारी समिति शब्द हैं, ये सहकारी समिति शब्द कब जोड़ा गया, तो ये आपके 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, 97वां जो संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा।
97वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, ये आपका सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया और इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। तो ये था अनुच्छेद 19। अब इसमें बात आती है, निम्न केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट किया है। इस अनुच्छेद 19 के तहत कुछ केस हुए हैं जिसके तहत जो लेके गए हैं केस कि अगर हमें यहाँ पर हम ये कार्य करें तो उसके लिए ये स्वतंत्रता है या नहीं है। तो कुछ केस आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है। तो आप आगे लिखिए, व्यक्ति को प्राप्त सुप्रीम कोर्ट में आए कुछ केस। निम्न केस से सुप्रीम कोर्ट ने, निम्न केस से सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्र आजादी को स्पष्ट किया। आजादी यानी दोस्तों वही स्वतंत्रता आपकी। किया। तो कौन कौन से केस आए दोस्तों? पहला केस आपका लिख लीजिए एक बार, केस ब्रिज भूषण। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सा केस किस अनुच्छेद से संबंधित है और उसका विषय क्या है, क्यों वो केस हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो ब्रिज भूषण केस, इसके अंतर्गत क्या था? तो इसके अंदर था प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता एक बार लिख लीजिए दोस्तों, बाद में समझाता हूं आपको। दूसरा आता है आपका टाटा केस। टाटा केस, और इसके अंतर्गत क्या था? विज्ञापन की स्वतंत्रता। तीसरा आता है आपका नवीन जिंदल केस। इसमें क्या आया? तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता। चौथा आपका गुलमहर विवाद। गुलमहर विवाद व कन्हैया विवाद। इसने क्या कहा था? अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये कुछ केस थे दोस्तों जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को स्पष्ट किया था। पहला केस ब्रिजभूषण केस, प्रेस की स्वतंत्रता। यानी ब्रिजभूषण केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो इसने कहा, ब्रिजभूषण जी जो थे उनके द्वारा कहा गया कि मैं एक प्रेस का व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर अगर कोई सरकार दबाव बना रही है कि ये आप नहीं करोगे, इसको आप न्यूज़ नहीं दिखाओगे, तो ये मेरे ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है ये सही है या नहीं है, या मुझे मौलिक अधिकार प्राप्त है या नहीं है जिसके तहत मैं कोई भी कार्य यानी अभिव्यक्ति से यानी बोल सकता हूँ, या प्रेस की स्वतंत्रता है मुझे, यानी प्रेस के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता, ये है नहीं या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यानी वो किसी भी व्यक्ति की आलोचना त्रुटियां यानी वो गिना सकती हैं उनको कि आप ये गलत कर रहे हो, इन्होंने ये गलत किया है, वो सारी प्रेस बता सकती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस केस से हुई? ब्रिजभूषण केस से। दूसरी बात आती है टाटा केस।
विज्ञापन की स्वतंत्रता, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, आज कोचिंगों के बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे आप लोगों ने कि विज्ञापन आते हैं, तो वो विज्ञापन की स्वतंत्रता इस केस के तहत, यानी टाटा केस आया था, टाटा केस के तहत विज्ञापन की स्वतंत्रता दी गई। अगला आता है नवीन जिंदल केस, तिरंगा झंडा फहराने की स्वतंत्रता। तो यहां पर केस जब आया तो उन्होंने नवीन जिंदल ने कहा कि मैं भी मेरे घर के ऊपर क्या फहराना चाहता हूं, झंडा फहराना चाहता हूं, क्योंकि तिरंगा झंडा जरूरी थोड़ी है कि एक संसद के भवन के सामने ही फहराया जा सके, या आपके विधानसभा भवन के सामने, या यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटियां होती है आपके महाविद्यालय, उनके बाहर ही फहराया जा सके। नहीं, मैं अपने घर के बाहर फहराना चाहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप फहरा सकते हो, यानी आप झंडा, तिरंगा झंडा जो है भारत का जो तिरंगा झंडा है उसे आप अपने घर के ऊपर फहरा सकते हो, लेकिन उसकी आपको मर्यादा रखनी पड़ेगी। मर्यादा क्या रखनी होगी आपको दोस्तों? तो मर्यादा यह रखनी होगी कि जब भी आप तिरंगा झंडा फहराओगे, उस तिरंगे झंडे को रात को अगर आपको झंडा फहराना है तो उसके ऊपर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, यानी दिन में जितना उजाला में वो झंडा रहेगा उतना ही उसको रात को भी उसको उतने ही उजाले में रखना होगा। अगर नहीं रखा जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा? देशद्रोह माना जाएगा। यानी आपको उस तिरंगे झंडे को रोशनी देनी होगी, पर्याप्त रोशनी देनी होगी। उसके लिए चाहे आप कुछ भी व्यवस्था कीजिए, ऐसा नहीं है कि लाइट चली गई तो अब तिरंगा झंडा अंधेरे में चला गया, नहीं, आप कुछ भी व्यवस्था कीजिए, उसको इन्वर्टर लगा के उसको रोशनी दीजिए, लेकिन उसको देना ही पड़ेगा। आपको जैसे भी देना हो वैसे आपको देना ही पड़ेगा, इसमें आपका कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आज आप भी क्या कर सकते हो? झंडा फहरा सकते हो, तिरंगा झंडा अपने घर के ऊपर फहरा सकते हो, लेकिन उसको रात को अगर रखना है तो उसे क्या करना होगा? उसको आपको पर्याप्त रोशनी देनी होगी। इसके बाद में गुलमोहर विवाद और कन्हैया विवाद आए। इन्होंने कहा हम कहीं बाहर जाके बसना चाहते हैं, यानी मैं राजस्थान से हूं लेकिन मैं कहां जाके मकान लेना चाहता हूं, मैं अपना प्लॉट लेना चाहता हूं और मैं बसना चाहता हूं बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, माया नगरी बॉम्बे जिसे कहा जाता है, वहां बसना चाहता हूं। तो या मैं राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाके रहना चाहता हूं, मैं दिल्ली जाके रहना चाहता हूं, कोई भी कहीं पर भी जाके रह सकता है, और रह सकता हूं या नहीं रह सकता हूं, यानी मैं कहीं पर भी आज़ादी से घूम सकता हूं या फिर सकता हूं या नहीं फिर सकता हूं, रह सकता हूं या नहीं रह सकता हूं। इन गुलमोहर और कन्हैया विवाद जो हुए थे इसके तहत गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी प्लॉट ले सकते हैं, कहीं पर भी मकान ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप कहाँ नहीं ले सकते थे? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत प्लॉट नहीं ले सकते थे, और पाक अधिकृत कश्मीर में आप क्या नहीं कर सकते थे? विचरण नहीं कर सकते हो, आप घूम नहीं सकते हो, क्योंकि कल वहाँ पर आपकी अगर आपके शरीर को, आपके जिंदगी को कोई खतरा होता है, आपकी लाइफ को कोई खतरा होता है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है वहां पर, क्योंकि सरकार के द्वारा वहां पर सैनिकों को बिठाया गया है। इसलिए ये गुलमोहर या विवाद या कन्हैया विवाद था। तो ये था आपका अनुच्छेद 19 के तहत कुछ बातें कही गई। तो मूल संविधान में व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त दे रखी थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी थी, लेकिन वर्तमान में व्यक्ति को कितनी प्राप्त स्वतंत्रता है? 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अब बात आती है दोस्तों इस अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकारों के तहत कौन कौन से मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, लेकिन कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त है प्लस साथ में विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ऐसे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो अपन अभी वो टेबल बना लेते हैं कि जो भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार प्लस दोनों को प्राप्त, यानी भारतीयों को और दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से, सिर्फ भारतीयों को कौन से हैं? तो आगे चलिए, अब यहां पर हेडिंग डाल दीजिए मौलिक अधिकार। इसको 2 भागों में, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, भारतीयों व विदेशियों, भारतीयों व विदेशियों को
प्राप्त यानी कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों व विदेशियों दोनों को प्राप्त है, और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से। तो यहां पर अनुच्छेदों को लिखना है आपको, कौन कौन से अनुच्छेद किस किस को प्राप्त हैं। तो यहां पर लिख लो दोस्तों, जिन जिन अनुच्छेदों में लिखा हुआ होगा वो सब भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन से अनुच्छेद, तो यहां पर याद रखना 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ किसको प्राप्त है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ये सिर्फ किसको प्राप्त है दोस्तों, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। लेकिन विदेशियों को प्राप्त कौन से हैं, यहां पर भी अनुच्छेद, यहां पर किस कौन कौन से हैं, तो 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 25, 27 और 28। ये जो अनुच्छेद है 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 25, 27, 28, ये सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीयों व विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। लेकिन सिर्फ भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये सिर्फ भारतीयों को, ये दोनों को, यानी भारतीयों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार ये है। तो ये था दोस्तों आपका अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 आपका यहां पर क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं अपन, अगला देखते हैं अपन अनुच्छेद 20। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए, अनुच्छेद 20। क्या है इसका विषय, तो दोस्तों इसका विषय याद रखना आपको, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब भी कोई आप अपराध करते हो और जब भी कोई दोष होता है आपका, उस समय में संरक्षण किस प्रकार से प्राप्त होगा, आपके साथ में क्या क्या बरता जाएगा, तो ये याद रखना दोस्तों। यहां पर इसको आप बांटिए एक बार, इसको भी उपभागों में बांटना है आपको। पहला बांटना है अनुच्छेद 20(1), दूसरा आपका अनुच्छेद 20(2) और तीसरा आपका अनुच्छेद 20(3). इसमें क्या है, इसका है अपराध करते वक्त लागू कानून के तहत सजा। अपराध करते वक्त लागू कानून के तहत सजा। दूसरा है आपका अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंदर याद रखना, एक अपराध के लिए 1 बार सजा। एक अपराध के लिए 1 बार सजा। स्वयं के लिए, तीसरे में स्वयं के लिए गवाही स्वयं के लिए क्या है, गवाही देने हेतु बाध्य
हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपके अनुच्छेद 20 के तहत कुछ उसके उपवाद। इसमें पहला देखना दोस्तों, अपराध करते वक्त लागू कानून के तहत सजा, यानी 20(1) का विषय ये है। इसमें क्या कहा गया है कि अपराध करते वक्त लागू कानून के तहत सजा। जैसे कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने आप में से किसी का एक का मर्डर कर दिया। मैंने क्या कर दिया, खून कर दिया। आज किसी व्यक्ति का मैंने खून कर दिया। खून तो मैंने आज 2020 में किया, और आज कानून था कि मैं कोई अगर मर्डर करता हूं और मुझे अगर सजा होती है तो वो सजा होती है मुझे 10 साल की सजा या 5 साल की मुझे सजा होती है। लेकिन मेरा क्या हुआ, मैंने कहा ये मैंने ये मर्डर नहीं किया, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो ये केस चलता गया और आज से 10 साल या 15 साल के बाद केस का रिजल्ट आया, और केस का रिजल्ट आया कि मैंने ही वो खून किया। लेकिन उसमें क्या हो गया, उस समय हो गया कि कानून के तहत, उस समय के कानून के तहत क्या हुआ 15 साल बाद, कि अब जो सजा होगी वो क्या होगी, यानी कोई भी मर्डर करता है उस समय तो उसको डायरेक्ट फांसी दी जाएगी। लेकिन मुझे डायरेक्ट फांसी नहीं दी जा सकती दोस्तों। अगर मैं उस समय केस का रिजल्ट आया है तो मुझे, जब मैंने खून किया था किसी व्यक्ति का, उस समय सजा क्या थी, यानी उस समय अगर 10 साल की सजा थी तो मुझे 10 साल की ही वहां पर सजा होगी। वो ही मुझे क्या मिलेगा, अपराध मिलेगा। उसी के तहत मुझे एक सजा मिलेगी। दूसरा, एक अपराध के लिए एक बार सजा। आज मैंने किसी का मर्डर किया और मुझे उसकी सजा मिली 10 साल की। मैं 10 साल के बाद वापस रिहा हुआ, और उस जिसका मर्डर हुआ था उसके परिवार वाले ने वापस किया, इसने तो उसका मर्डर किया था, वापस इसको बाहर कैसे छोड़ दिया, तो मुझे मेरे लिए वापस केस किया। तो उस समय सरकार मुझे क्या नहीं करेगी, वापस सजा नहीं देगी, क्योंकि मैंने उस जो अपराध किया था उसकी क्या कर ली है, मैंने सजा काट चुका हूं, मुझे अब सजा नहीं मिलेगी। अगला आपका अनुच्छेद 20(3), स्वयं के लिए गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी मुझे स्वयं के लिए गवाही नहीं देने के लिए बात करेंगे कि मैं गवाही दूं या नहीं दूं। मैंने अगर कोई पुलिस वाले दबाव नहीं डाल सकते आपके ऊपर कि तुम कबूल करो कि क्या तुमने ये कार्य किया है, तुम सबूत लाओ ना। पुलिस वालों को डायरेक्ट काम है तुम्हें सबूत इकट्ठे करने, उनसे आपको नहीं करना है कि तू ही कबूल करके तूने किया, भले किया मत हो, तो वो नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो कहा जाता है स्वयं के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पुलिस वाले वो तो ठीक है, अपन डरते हैं इसलिए डराते हैं, बाकी पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है कि वो अपने को डरा सके। अगर आपको कानून का पूरी जानकारी है, कानून की जानकारी है, और आपको पुलिस वाले डराते हैं, तो आप डायरेक्ट कोर्ट के अंदर उनको खींच सकते हो, वहां पर उनके खिलाफ केस कर सकते हो। आप आने वाले भविष्य के पुलिस बनने जा रहे हो, आप एक पटवारी बनने जा रहे हो, आप एक RPS यानी RS ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, एक गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हो, तो उसको आपको इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो यह था अनुच्छेद 20 के बारे में जानकारी। लेकिन 20 के तहत एक दो केस ऐसे भी आए जिसके तहत यहाँ पर अनुच्छेद 20 को थोड़ा सा विस्तारित किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा विस्तारित करके बता देता हूँ कि क्या हुआ है इसमें विस्तार में। इसके अंदर विस्तार में दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर 2 केस आए। पहला केस लिख लीजिए आप, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस। कर्नाटक इसमें क्या आया है, इस सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना है। दूसरा केस आपका समझाऊंगा दोस्तों, ये अभी दूसरा केस आता है आपका मिस्टर XY। कोई मिस्टर XY थे, उनका केस था।
मिस्टर एक्स वाई केस। इसके अंतर्गत क्या था, किसी के पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट। आपने देखा होगा दोस्तों, आर्मी वाले करते हैं अधिकतर, या पुलिस वाले भी करते हैं, जिसके अंतर्गत कोई आतंकवादी अगर आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे मशीनें लगाकर हाथों पर, उंगलियों पर, इन पर, और हार्ट बीट देखी जाती है और उससे पूछा जाता है, जब भी अगर वो झूठ बोलेगा तो वहां पर देखा होगा आपकी रेड लाइन वगैरह ये आ जाती है। तो इस तरह के जब भी अगर कोई किए जाते हैं, यानी भारतीयों के ऊपर कभी और जैसा भी कभी किया जाएगा तो वो उसको अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करना अपराध है, नहीं कर सकती है पुलिस, आपकी पुलिस के द्वारा नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक मिस्टर एक्स वाई केस आया जिसके तहत किसी के पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए, कोई अगर लड़का आया उसने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, तो पता थोड़ी चल जाएगा, उसके कहने से पिताजी को पता थोड़ी चल गया। तो क्या हुआ, पिताजी ने कहा नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करो, इस व्यक्ति का और इस बच्चे का दोनों का क्या कर लो, डीएनए टेस्ट कर लो। और डीएनए टेस्ट के अंदर अगर रिपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की आती है, अगर पॉजिटिव आ गई तो माना जाएगा और नेगेटिव आ गई तो नहीं माना जाएगा। तो ये बात यहां पर अनुच्छेद किसकी, अनुच्छेद ये 20 की। तो ये था दोस्तों आज का अपना अनुच्छेद 20, जिसके तहत अपनों ने पढ़ा था किसके संबंध में, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 19 में क्या पढ़ा था, स्वतंत्रता, व्यक्ति को जितनी प्राप्त स्वतंत्रताएं थी, अभिव्यक्ति वगैरह, यहाँ आवागमन की स्वतंत्रता, जिस अभिव्यक्ति की, प्रेस की, इनकी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत अपनों ने अनुच्छेदों के बारे में, अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के बारे में 2 अनुच्छेद पढ़ लिए। अब अगला जो अपन पढ़ेंगे, कल अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे और फिर 22 पढ़ेंगे, उसके बाद में अगली स्वतंत्रता पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास आज की। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।